बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ए 4f ऑर्बिटल। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कुछ चीज़ें सबसे पहले क्वांटम नंबर के बारे में समझ लेते हैं। क्वांटम नंबर होते क्या हैं, कितने तरीके के होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। तो क्वांटम नंबर एक्चुअली किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को फाइंड करने का एक तरीका है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस समय कहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि किस शेल के, किस सबशेल के, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और उसकी स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ये जिन नंबरों से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो क्वांटम नंबर्स होते हैं। टाइप्स की बात करें, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से शो करते हो, इससे हमें शेल के बारे में आइडिया लगता है। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल से शो करते हैं, इससे हमें सबशेल के बारे में पता चलता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इससे हमें ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में पता चलता है, ओरिएंटेशन। लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एस से शो करते हैं, इससे हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलती है। क्लियर? तो 4 क्वांटम नंबर हो गए। अब एक मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन देता हूं किसी भी एलिमेंट का और उससे आपको चारों क्वांटम नंबर निकालना सिखाता हूं। चलिए देखिए कैसे। सपोज मैंने लिया 4d8 और इसकी हमें चारों क्वांटम नंबर्स फाइंड करने हैं। तरीका क्या है? फर्स्ट सबसे पहले निकालना है n। तो n की वैल्यू समझिए, ये जो कुछ भी लिखा होता है, ये जो भी नंबर होता है, यही n होता है, यही शेल नंबर होता है, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो यानी कि इस केस में n की वैल्यू हो गई 4। अब d सबशेल के लिए l की वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए एक छोटी सी टेबल आपको समझनी पड़ेगी। वो टेबल क्या है, ये अब हम लोग समझने जा रहे हैं। अबाउट l, सबशेल के अकॉर्डिंग l की वैल्यू होती है, क्योंकि भाई l से हमको सबशेल के बारे में ही पता चलता है। सबशेल सभी ने s सुना है, p सुना है, d सुना है, f भी सुना है। और यहाँ पे वैल्यू 0 1 2 3, ओके, यानी कि SPDF 0 1 2 3 रट डालिए इसको, SPDF 0 1 2 3, SPDF 0 1 2 3। तो यानी कि यहाँ पर d के लिए l की वैल्यू कितनी है, 2 है। d के लिए l की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पे l इक्वल्स टू हमने रखा 2, ये दूसरी वैल्यू निकल आई। अब m की वैल्यू, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये वेरी करता है फ्रॉम -L टू +L, -L टू +L, यानी कि m की वैल्यूज क्या क्या होंगी वो देख लो। -L, l की वैल्यू 2 है, तो -2 से हमें +2 जाना है इंक्लूडिंग 0। तो -2 -1 0 +1 +2, ये जितनी वैल्यूज हैं उतने इसके ठीक नीचे ऑर्बिटल्स बना दिए जाएंगे। अब ये 5 ऑर्बिटल हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। हुर्ट्ज रूल याद करो, क्या कहता था कि सारे ऑर्बिटलों में जब तक के 1 1 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक के हम पहले वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकते। तो चलिए उसी के रूल को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5, अपने को 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखानी है। 5 हो गया, 6th 7th और ये रहा 8th। तो 8th इलेक्ट्रॉन ये है, तो m की वैल्यू यहाँ पर इसके लिए हो गई 0। ओके, इस ऑर्बिटल के जस्ट ऊपर क्या लिखा है, 0। ठीक है, तो 8th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू 0। अब s यानी स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू के लिए आप समझिए s वो डिपेंड करता है
कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ये जो स्पिन अप होता है ये क्लॉकवाइज माना जाता है, स्पिन डाउन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं। तो स्पिन अप ऐसी इस शक्ल का कोई इलेक्ट्रॉन अगर दिख जाए तो एस की वैल्यू आपको रखनी है +½ क्या रखनी है? +½ इसके लिए एस की वैल्यू +½ और अगर ऐसा कुछ यानी कि डाउनवर्ड की तरफ यानी कि नीचे की तरफ देखता हुआ कोई इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिख जाए यानी एंटी क्लॉकवाइज दिख जाए, डाउनवर्ड टाइप में दिख जाए तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी -½ तो अपना जो 8th इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? स्पिन अप है कि स्पिन डाउन है? स्पिन डाउन है। देखो 8th इलेक्ट्रॉन कैसा है? स्पिन डाउन। तो स्पिन डाउन के लिए वैल्यू क्या? -½ तो यहाँ पे एस की वैल्यू रखो -½ क्लियर? ये हमारी 4th क्वांटम नंबर हो गई। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन को अब हम लोग कुछ समझ सकते हैं, समझने लायक हो गए हैं तो समझ लिया जाए। क्वेश्चन में इसने पूछा है कि जो 4 कॉन्फ़िगरेशन दिए जा रहे हैं उसमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। तो चलिए सबसे पहले ए को देखो। ए का मतलब क्या हो गया? 4 और ये डी, एम की वैल्यू ये है। अच्छा यहाँ पे समझो क्वेश्चन में क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ए 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल तो यानी कि 4f की मैं बात कर रहा हूं तो पहले हम लोग ऑप्शन से पहले 4f के बारे में समझ लें। यहाँ पे n की वैल्यू 4 होनी चाहिए और l की वैल्यू होनी चाहिए कितनी? 3। याद है अभी अभी पढ़ा था SPDF 0123, SPDF 0123। तो f के नीचे क्या? 3। तो f सबशेल के लिए l की वैल्यू 3 और m की वैल्यू -L to +L इंक्लूडिंग 0। तो यानी वैल्यू क्या होंगे? -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। ये 7 ऑर्बिटल्स मिल गए हमको। क्लियर? और जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए s की वैल्यू प्लस या -½ होगी। तो अब हम लोग टैली कर लेते हैं कि किस ऑप्शन में ये सारी वैल्यूज हमको दिख रही हैं। तो आइए अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो 4 ये ठीक है और L की वैल्यू यहाँ पे 3 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितनी दे रखी है? 2, यानी कि ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो 4 और L की वैल्यू 4, तो L की वैल्यू 4 तो भाई SPDF G सबशेल अगर होता तो वहाँ पर L की वैल्यू 4 होती, लेकिन यहाँ पे हम लोग को G सबशेल के बारे में नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम किसके बारे में पढ़ना है? F के बारे में। तो हम याद रखेंगे कि L की वैल्यू F सबशेल के लिए 3 होती है। ठीक, तो यहां पर L की वैल्यू क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। ठीक है, 4 दे रखी है। ये G सबशेल के लिए L की वैल्यू 4 होती है, लेकिन यहां पर चूंकि हम लोगों से ये 4f के बारे में पूछा गया है इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई बात? L = 4 यहीं पर ही आपने देख लिया कि ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। n = 4, L = 3, यानी 4f m की वैल्यू -L से +L, तो यहाँ पे +1 है तो +1 हो सकती है। ठीक है, s की वैल्यू -½ ये भी हो सकती है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो अपना करेक्ट है। ये ऑप्शन देख लें क्यों रॉन्ग है। 4f यहाँ तक की बात समझ में आती है। ठीक है, लेकिन m की वैल्यू देखो L से बड़ी हो गई, जबकि मैंने क्या कहा? m की वैल्यू -L से +L होती है, यानी कि L से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, m की वैल्यू L से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो यानी कि ये भी रॉन्ग है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बच्चों? C इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ ली जाए। प्रॉब्लम नंबर 16, सॉल्यूशन नंबर 16। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम with quantum numbers n = 3, L = 2 is n = 3 यानी थर्ड शेल, L = 2 का मतलब D सब शेल। 3D तक कॉन्फ़िगरेशन बना लो 1s2 2s2 करके और 3D 10 तक के काउंट कर लो, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d 10। तो यहाँ पे देखो 3d के लिए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, यही तो पूछा गया है। n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, काउंट कर डालो अब इलेक्ट्रॉन। ये जो ऊपर नंबर लिखा है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 + 2 + 6 30, यानी कि टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 17 समझिए। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n = 3r। अच्छा, अब यहां पर मैं कुछ फार्मूले देने जा रहा हूं आपको कि अगर कभी आपको n की वैल्यू दे दी जाए, ठीक है, n की वैल्यू दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि l की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी ये ना पूछा जाए, टोटल कितनी वैल्यू मिलेंगी, m की टोटल कितनी वैल्यू मिलेंगी, s की टोटल कितनी वैल्यू मिलेंगी, अगर ये पूछा जाए तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज करोगे ये समझ लो। अब मैं यहां पर लिख लूं कैलकुलेशन ऑफ द नंबर का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर n, l, m एंड s। क्लियर। मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यू मिलेंगी ये पूछा जाए, कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी इससे हमें मतलब ना हो। तो देखिए फार्मूला क्या लगाओगे, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ n, l की वैल्यू n के बराबर, m की वैल्यू n² के बराबर, s की वैल्यू 2n² के बराबर, ये फार्मूले होते हैं। तो बच्चों अपने से पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी m की वैल्यू पूछी गई है, तो m = n², तो m = 3² रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 9 विल बी अवर करेक्ट चॉइस, यानी कि C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम नंबर 18। इफ द नाइट्रोजन एटम हैड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7, यानी कि s सबशेल में जो s ऑर्बिटल है उसी के अंदर, यानी सिंगल s ऑर्बिटल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाए, सातों इलेक्ट्रॉन भर दिए जाए, ओके, it would have energy lower than that of the normal ground state configuration 1s2 2s2 2p3। बात सही है। आप जानते हैं स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और एनर्जी अगर बढ़ेगी तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी घटेगी। तो स्टेबिलिटी अगर घटेगी, मैं ये वाला पॉइंट लिख दे रहा हूं, एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी इंक्रीसेस, सो स्टेबिलिटी डिक्रीसेस। क्लियर। तो उस पॉइंट के हिसाब से तो भाई 1s7 चूंकि न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है तो एनर्जी मिनिमम होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। उसके कंपैरिजन में यहां पर देखो, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन देखो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चले गए, 1s2 2s2 2p3 काफ़ी दूर चले गए, तो काफ़ी दूर चले गए यानी कि एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। इसके बावजूद भी ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। ये कॉन्फ़िगरेशन हमेशा हम लोग नाइट्रोजन का पढ़ते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न अब देखो, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस येट, ये हम लोग देख चुके हैं। 1s7 इज नॉट ऑब्जर्व बिकॉज इट वायलेट्स, तो 1s7 अगर हम करते हैं तो कौन सा रूल वायलेट कर जाता है वो समझ लीजिए। देखो यहां पर एक लॉ होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो भी समझ लो। क्योंकि यहां पर
केवल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, उसके ऊपर जो जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस जरूर करते हैं। तो देखो यहां पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी एटम में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन possess identical set of all the four quantum numbers। यह हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं जैसे हीलियम की मैं बात करूं तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन भाई एटॉमिक नंबर 2 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। तो 1s2 में दो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग हुई होगी, पहला इलेक्ट्रॉन 1s1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s2। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालो, l की वैल्यू निकालो, m की वैल्यू निकालो, s की वैल्यू निकालो, दोनों के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू प्लस हाफ। यहाँ पे देखो n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो देखो यहाँ से हम लोगों ने पकड़ लिया कि वास्तव में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की, किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। सेम है, सेम है, सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है s की वैल्यू। क्लियर? अब 1s7 अगर भरने की कोशिश करो तो ये मान लो 1s है, तो इसमें मान लो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में, सातों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में। तब उसके लिए n की वैल्यू निकालो 1, l की वैल्यू 0, s की वैल्यू प्लस हाफ। ये किसके लिए है? फॉर ऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स। सारे इलेक्ट्रॉनों की जो क्वांटम नंबर होंगी, चारों क्वांटम नंबर, वो यही तो होंगे। पहले इलेक्ट्रॉन का भी यही होगा क्योंकि अपवर्ड स्पिन है इसकी, क्लॉकवाइज है। दूसरे का भी यही होगा, तीसरे का भी यही होगा, चौथे का भी, पांचवें का भी, छठे का भी और सातवें का भी। तो यानी कि ये कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है? किस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है? ऑफ कोर्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देख लो, यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि सी इज अवर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ गए हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 19। ओके, Rutherford's experiment, which establishes the nuclear model of the atom, used a beam of helium nuclei। पता है सबको, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया गया था। याद करो, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे रदरफोर्ड ने एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, माइन्यूट होता है यानी छोटा होता है, रिजिड होता है, ये प्रूफ किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में याद होगा अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया गया था। और अल्फा पार्टिकल एक्चुअली होते क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। हीलियम का ऐसे कर सकते हो, He2+ होता है अल्फा पार्टिकल, मतलब He2+, या फिर हीलियम का न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल होता है। तो न्यूक्लियस में तो केवल प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। मीन्स अगर मैं डिफरेंस की बात करूं हीलियम में और अल्फा पार्टिकल में डिफरेंस, तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब के सब 2 होते हैं, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 0 होता है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये 2 होते हैं, 2 होते हैं। क्लियर? तो ये अपना आंसर करेक्ट है, हीलियम न्यूक्लियाई का हो या फिर अल्फा पार्टिकल का हो, ये हमारा डी ऑप्शन जो बुक में दिया हुआ है वो करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20। टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आर सेम इन, ये अपने से पूछा गया, 4s 4p, ये अपना आंसर है। तो यहां पर समझ लो नोड क्या होते हैं, नोडल प्लेन क्या होते हैं भाई? सच 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस
where the probability of finding of an electron is zero, where the probability of finding of an electron is zero is node। यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो 3 डायमेंशनल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं पाया जा सकता, वो नोड होते हैं। ठीक है, तो नोड दो तरीके के होते हैं। पहला होता है नोड जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है रेडियल नोड, सेकंड है एंगुलर नोड। रेडियल नोड का फार्मूला है n-l-1 और एंगुलर नोड का फार्मूला है l। अब टोटल नोड की मैं बात करूं, टोटल नोड्स, इन दोनों को ऐड कर दो तो n-1 आ जाएगा, n-1। क्वेश्चन में अपने से पूछा क्या गया है? पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आर सेम इन, टोटल नोड्स पूछे गए हैं। तो टोटल नोड का फार्मूला है n-1, मींस ऐसे रिप्रेजेंटेशन जिसमें कि n की वैल्यू सेम हो, n की वैल्यू सेम हो तो n-1 की वैल्यू भी तो सेम आएगी, यानी कि टोटल नोड्स की वैल्यू भी तो सेम आएगी। तो अपना आंसर, करेक्ट चॉइस क्या बन जाएगी? 4s एंड 4p। बाकी के जो 3 ऑप्शन होंगे उसमें आप देखिएगा ये जो वैल्यू है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n की वैल्यू है, वो सब में, बाकी सब में डिफरेंट दे रखी है सिवाय इसके। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि डी इज अवर राइट चॉइस। स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 21। क्या कहती है प्रॉब्लम? द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाई एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट हैविंग मैक्सिमम क्वांटम नंबर m इक्वल्स टू +3। ओके, मैक्सिमम क्वांटम नंबर m की वैल्यू +3 है। m की वैल्यू आप जानते हैं -l से +l तक वेरी करती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू +3 है तो मिनिमम वैल्यू -3 होगी। तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। अब याद करो मैंने क्या कहा था कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की मैं बात करूं तो L की बात करूं, सबशेल की बात करूं, अभी से पहले हम लोग थोड़ी देर पहले देख चुके हैं SPDF 0, 1, 2, 3, यानी कि अगर L की वैल्यू 3 है तो सबशेल कौन सा हुआ? F हुआ। L इक्वल्स टू 3, इफ L इक्वल्स टू 3 तो सबशेल कौन सा हुआ हमारा? सबशेल हुआ F सबशेल हुआ। और F सबशेल स्टार्ट कहाँ से होता है? फिर से बता दूं, फर्स्ट शेल में सिर्फ S सबशेल होता है, सेकंड में S और P होते हैं, थर्ड में SPD होते हैं, फोर्थ में SPDF होते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि किस शेल से, किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से F सबशेल की स्टार्टिंग होगी तो हमारा आंसर होगा 4। तो यानी कि हमें यहां पर देखो M यानी कि 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 4। क्लियर? क्योंकि आपने 1F 2F 3F 4F में ये नहीं सुना, ये नहीं सुना, ये नहीं सुना और ये सुना है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाए हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 22। The electronic transition from n equals to 2 to n equals to 1 will produce shortest wavelength in। ओके, अब यहाँ पे देखो एक रेडबर्ग फार्मूला सबको याद होगा। फार्मूला क्या होता है? 1/λ, यही होता है न्यू बार। लैम्डा है वेवलेंथ, न्यू बार है वेव नंबर, इक्वल्स टू RH इंटू Z² इंटू 1/n1² -1/n2।
N2 स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर देखो RH रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू, दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट, ये वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? Z एटॉमिक नंबर है, सभी बच्चे जानते हैं एटॉमिक नंबर। N1 और N2 क्या है, ये इसमें कंफ्यूजन होता है अक्सर, मैक्सिमम बच्चों को इसमें कंफ्यूजन जरूर होता है। अगर किसी ने कहा कि भाई 5th शेल से जंप किया और 3rd शेल में गिरा, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि N1 की जगह 5 लिया जाए या N2 की जगह पे 5 लिया जाए, क्या किया जाए। तो यहां पर आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि N1 होता है, N1 मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, N1 होता है जहां पे गिरा, और N2 है जहां से कूदा। देखो आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। क्या मतलब हुआ? अगर मैंने कहा कि एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 5th शेल टू 3rd शेल, तो कहां से कूदा, कहां से कूदा? 5th से उसने जंप की, तो N2 की जगह पे 5 रखोगे। कहां पे गिरा, कहां पे गिरा, वो है N1, यानी कि 3rd शेल पे गिरा, तो N1 की जगह पर 3 पुट कर दोगे। क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आगे बढ़ो। यहां पे देखो 1/λ और Z स्क्वायर में रिलेशन कैसा है, यहां पे देखो Z स्क्वायर, यानी कि लैम्डा, अगर Z की वैल्यू मिनिमम हुई तो लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा, और Z की वैल्यू मैक्सिमम हुई तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। और अपने से यही पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी कि शॉर्टेस्ट, फॉर शॉर्टेस्ट Z मस्ट बी मैक्सिमम। तो अपने 4 ऑप्शन में जो Z यानी एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है वो लिथियम का है, Li2+, इसका Z कितना है? 3। क्लियर? तो अब ना ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी ए ऑप्शन अपना करेक्ट चॉइस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। The first emission line of Balmer series in He+ spectrum has the wave number in centimeter inverse equal to, यार रेडबर्ग कांस्टेंट है, ओके। अब यहां पर देखो हमसे पूछा गया है वेव नंबर, यानी कि न्यू बार पूछा गया, न्यू बार इक्वल्स टू, ठीक है, फार्मूला R इंटू Z स्क्वायर इंटू, यहां पे हम लोगों ने R क्यों लिया है RH की जगह पर? क्योंकि आंसर अपना R के ही टर्म में, यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो R के टर्म में है, इसलिए रेडबर्ग कांस्टेंट को हम लोगों ने R से रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहां पर हीलियम के लिए इसने कहा है, तो R इंटू हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू फिक्स है, वो है वैल्यू 2। तो यहां पर बामर सीरीज का मतलब सेकेंड शेल पे गिरा, तो N1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। और कहां से गिरा, तो उसके लिए इसने क्या कहा है, फर्स्ट एमिशन लाइन ऑफ बामर सीरीज। फर्स्ट लाइन का मतलब सेकेंड शेल पे गिरा, फर्स्ट जंप किस शेल से हो सकती है, वो 3rd से हो सकती है, तो फर्स्ट लाइन देगा। अगर सेकंड लाइन का क्वेश्चन होता तो 4th से सेकंड पे गिरता, अगर 3rd लाइन का क्वेश्चन होता तो 5th से सेकंड पे गिरता। अभी यहां पर इसने फर्स्ट एमिशन लाइन कही है, तो यानी कि 1/2 में जस्ट 1 जोड़ दो, यानी कि 3 स्क्वायर कर दो, क्या हो गया R इंटू 4 इंटू यहां पर 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम ले लो 36, 4 और ये 5, यानी कि 20R/36।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ गए हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 24, सॉल्यूशन नंबर 24। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज आर, the wavelength of an electron in the third orbit of a hydrogen atom is equal to, okay, the wavelength पूछा गया। तो एक फार्मूला बच्चों याद रखो, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन एन, ये हो गया। अब इसने कहा है हमसे कि थर्ड ऑर्बिट के लिए हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो ओके, थर्ड ऑर्बिट के लिए यहाँ पे देखो सबसे पहले, यानी कि लैम्डा 3 का मतलब लैम्डा फॉर थर्ड शेल इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रेडियस भी थर्ड शेल की ही चाहिए होगी हमको, और एन की जगह यहाँ पर 3 पुट कर सकते हो। अब ये R3 निकाल लिया जाए, R3 इक्वल्स टू याद होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, कुछ ऐसा होता था। तो R3 और n में रिलेशन, R यहाँ पे n के लिए है ये, तो R3 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मैं इसको अभी n ही रखूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर हो गई, ठीक है। यहाँ पे रखो R3 की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3 स्क्वायर, यानी कि R3 की जगह पर आप 9R रख सकते हो, ठीक है ना, 9R रख सकते हो, 9R। तो R3 की जगह 9R पुट कर दो, यहाँ पे 9R पुट कर दो, R अपॉन 3, यानी क्या आ गया 6 पाई आर लैम्डा 3 इक्वल्स टू, तो देखो आंसर अपना निकल आया 6 पाई आर, यानी ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 25, सॉल्यूशन नंबर 25। देखो, इफ द शॉर्टेस्ट लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज x, the longest lambda in Balmer series of He plus is। अब देखो ये फार्मूला जानते हो, E इक्वल्स टू एच न्यू या फिर E इक्वल्स टू एस सी बाई लैम्डा। क्लियर। अगर E और न्यू की बात करें तो ये डायरेक्ट का रिलेशन है और लैम्डा में इनवर्स का रिलेशन है, सबको दिख रहा है ये। अगर एनर्जी मैक्सिमम हुई तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, लैम्डा मिनिमम होगा, ये मिनिमम हुआ तो ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर। आपको पता है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ती चली जाती है, यानी कि वेवलेंथ घटती चली जाती होगी, ठीक है, तो घटती जाती होगी। अगर मैक्सिमम एनर्जी का क्वेश्चन है, मैक्सिमम एनर्जी का क्वेश्चन है, तो यानी N2 की वैल्यू आप क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट। जितना दूर जाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, तब N2 की जगह पर आप इनफाइनाइट लोगे। अगर मिनिमम एनर्जी इसने कहा है, मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब हुआ कि जस्ट जैसे सेकेंड शेल है तो उससे जस्ट ऊपर वाला शेल N2 बन जाएगा, यानी कि अगर बामर सीरीज का क्वेश्चन है तो N2 N1 इक्वल्स टू तो 2 ही होगा, और अगर इसने कहा है मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम एनर्जी तो N2 की जगह पर जस्ट उससे जस्ट ऊपर वाला 1 जो भी फर्स्ट होगा शेल होगा, तो N2 से जस्ट ऊपर थर्ड शेल है तो N2 की जगह पर 3 पुट करोगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अब यहां पर देखो ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इतना, तो यहां पर फॉर हाइड्रोजन एटम 1 अपॉन लैम्डा, इसने क्या कहा है, शॉर्टेस्ट इक्वल्स टू RH इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन क्वेश्चन है लाइमन का, तो यानी 1 स्क्वायर
माइनस 1 अपॉन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हुआ मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से जंप कर रहा है, इनफाइनाइट से कर रहा है, तो यहां पर इनफाइनाइट स्क्वायर पुट करो, ठीक है, इनफाइनाइट स्क्वायर, तो इनफाइनाइट स्क्वायर लिखा हुआ है ये। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा शॉर्टेस्ट इक्वल्स टू आर एच केवल, और ये तो जीरो हो जाएगा तो केवल आर एच हो जाएगा। क्लियर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1 इनफाइनाइट स्क्वायर, क्लियर, तो वो जीरो हो गया, मीन्स ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेकेंड कंडीशन देखो क्या, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ He प्लस इज, फॉर He प्लस, इसने कहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इक्वल्स टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बामर सीरीज है तो N2 की जगह पर 2 पुट करोगे, माइनस क्या कहा है इसने, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी। फिर से बता दूं, मिनिमम एनर्जी का मतलब जिस शेल में जंप करनी है उससे जस्ट ऊपर वाले शेल से ही इलेक्ट्रॉन जंप किया है, ये हम मान लेते हैं। तो 2 से जस्ट ऊपर 3 है, 1 अपॉन लैम्डा एल इक्वल्स टू ये 4 इंटू आर एच इंटू ये वही 5/36 मीन्स 1 अपॉन लैम्डा एल इक्वल्स टू 20 आर एच अपॉन 36। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 को डिवाइड करने जा रहे हैं 2 से, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा एस अपॉन 1 अपॉन लैम्डा एल, तो लैम्डा एल ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा एल अपॉन लैम्डा एस इक्वल्स टू ये आर एच है, आर एच ही रहने दो, अपॉन 20 आर एच इंटू 36 ऊपर चला जाएगा, आर एच कैंसिल हो गया। ये वैल्यू दे रखी है x, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखो कितना दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दे रखी है x, तो यहाँ पर लैम्डा एल इक्वल्स टू एक्स उधर चला जाएगा और यहाँ पे काटो, 4 से काटो तो ये 9x अपॉन 5, ये अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हुआ। भाई लैम्डा एस की जगह पर तुम x पुट कर दोगे, x इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।